सोहना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFC के तहत हरियाणा के रेवाड़ी में 1 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है और इस टनल को डबल स्ट्रैक कंटेनर और डबल ट्रेन की फैसिलिटी के साथ बनाया गया है, जो इसको एशिया का पहला ऐसा टनल बनाता है जो रेवाड़ी से दादरी तक का सेक्शन लगभग कंप्लीट कर चुका है, जिससे यूपी को माल ढुलाई से लेकर काफी मदद मिलने वाली है। रेल ट्रैक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि DFC का दूसरे फेज जो यूपी को कनेक्ट करता है, करीब 95% तैयार है। मालगाड़ियों के लिए खास तौर से तैयार किया गया ये कॉरिडोर अब राज्यों की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। सुगम माल ढुलाई का माध्यम मिला, वहीं शहरों गांवों ने नई पहचान बनाई। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों के समानांतर अब इस ट्रैक पर वर्तमान में करीब 125 मालगाड़ियां दौड़ रही हैं। इसमें माल ढुलाई, बंदरगाहों तक पहुंच आसान हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक हाई स्पीड वाली रेल रोड लाइन है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ माल और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। 2883 किलोमीटर के 2 कॉरिडोर हैं। एक पूर्व कॉरिडोर जो लुधियाना के पास शुरू होकर सोननगर बिहार तक जाता है। पश्चिमी कॉरिडोर यूपी के दादरी से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक जाता है। दोनों कॉरिडोर में 96% काम हो चुका है। हर दिन 350 से ज्यादा मालगाड़ी इस ट्रैक पर चल रही हैं। दोनों ट्रैक के लोड लेने की क्षमता इंडियन रेलवे के ट्रैक से कहीं अधिक है। 100 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रैक पर मालगाड़ी चलाई जा सकती है। ये 2843 किलोमीटर के 2 कॉरिडोर हैं कुल मिलाकर के। एक पूर्वी कॉरिडोर है जो लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होकर के सोननगर तक जाता है बिहार में, और एक पश्चिमी कॉरिडोर है जो दादरी से शुरू होकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक जाता है। इन दोनों कॉरिडोर में अभी 96% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ 102 किलोमीटर का एक छोटा सा मुंबई वैतरणा सेक्शन का हिस्सा बचा हुआ है जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। हर दिन 350 से अधिक मालगाड़ियां इन दोनों ट्रैक्स पर मिला करके चल रही हैं। इन दोनों ट्रैक्स की लोड लेने की क्षमता जो है भारतीय रेल के ट्रैक से कहीं अधिक है। इसकी जो वोल्टेज इसमें प्रोवाइड की गई है, आप देख रहे हैं ऊपर OHE जो है वो 2x25 kV का है। उसके अलावा डबल स्टैक ट्रेनें इस पे चलती हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक से आप इस पे मालगाड़ी चला सकते हैं। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का मकसद ज्यादा तेज और किफायती तौर पर माल को पहुंचाना है। रेवाड़ी से दादरी तक के ट्रैक के इंचार्ज ने बताया कि इस फेज में एशिया की सबसे बड़ी टनल, साथ ही 350 ब्रिज हैं, जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। वेस्टर्न कॉरिडोर रेवाड़ी से लेकर मुंबई तक है। केवल मालगाड़ियों के लिए ट्रैक बिछाया गया है। एक सेक्शन रेवाड़ी से दादरी है, जिसकी लंबाई 128 किलोमीटर है। इस सेक्शन में 350 ब्रिज हैं। 1 किलोमीटर लंबा टनल भी है। इस फेज में एशिया की सबसे बड़ी टनल है। 2.76 मीटर लंबा वायडक्ट है। 6.5 किलोमीटर का डीप कट है। वेस्टर्न कॉरिडोर रेवाड़ी से लेके मुंबई JNPT तक है, और उसके ऊपर जो है केवल मालगाड़ियों के लिए ही ये ट्रैक बिछाया गया है। उसका एक सेक्शन रेवाड़ी से दादरी है, इसकी लंबाई 128 किलोमीटर है। उस सेक्शन में 350 ब्रिजेज हैं, 350 ब्रिजेज हैं, और उसमें 1 किलोमीटर लंबा एक टनल है। 2.76 किलोमीटर लंबा एक वायडक्ट है। 6.5 किलोमीटर का डीप कट है, और उसमें जो है डिफरेंट वायडक्ट और हैं, और कुछ ROVs हैं। KMP एक्सप्रेसवे के नीचे से हम लोग निकले हैं, और जो हमारी टनल है वो एक स्पेशल टाइप की टनल है जो डबल स्टैक कंटेनर और डबल ट्रेन के हिसाब से बनाई गई है। एशिया की सबसे बड़ी टनल है। इतनी बड़ी टनल एशिया में कहीं भी नहीं बनाई गई है। देश में शुरू से ही ऐसे रेल ट्रैक की जरूरत रही है, जहां सिर्फ मालगाड़ी चले, कोई भी यात्री गाड़ी ना चले। देश में लॉजिस्टिक लॉस 14 to 15% है। वहीं विकसित देश जैसे कि अमेरिका, चीन में लॉजिस्टिक लॉस करीब 7 to 8% है। भारत सरकार की नीति है कि देश में लॉजिस्टिक लॉस को घटाकर सिंगल डिजिट में लाया जा सके
उसमें इस कॉरिडोर का अहम रोल है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर उठ रहे सवाल के बाद अब उत्तराखंड में भी तीर्थ स्थानों में प्रसाद की जांच की मांग उठने लग गई है। इसे लेकर बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रसाद की शुद्धता की जांच होनी चाहिए ताकि प्रसाद की गरिमा बनी रहे। तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद में मिले चर्बी और मछली के तेल के बाद मंदिरों में चढ़ाने वाले प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रसाद में शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है और जो घी बद्रीनाथ धाम में इस्तेमाल हो रहा है उसकी शुद्धता की भी जांच होनी चाहिए। घी का प्रयोग होता है वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान दिया जाता है, ऐसा हमें ज्ञात है। और श्रद्धालु जो अपने घर से दान देते हैं तो वो शुद्धता का ही ध्यान रखते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त अगर बाजारों में बिकने वाला जो भी जिसे भी देसी घी के नाम से जो बिक रहे हैं तो पूरे ही देश में घी की जांच होनी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी बताते हैं कि धाम में जो प्रसाद बनता है उसकी पूरी जांच की जाती है, लेकिन जो प्रसाद श्रद्धालु चढ़ाते हैं उसकी भी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। जो भगवान के लायक प्रसाद बन सके ऐसे प्रसाद को भगवान की पूजा में अर्पित किया जाए, इसका पूर्णतया ध्यान रखने का विधान है। बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में चावल, दाल, केसरी भात और खीर खिचड़ी बनाई जाती है। इसकी विशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के प्रसाद बनने से पहले चावल की साफ सफाई के लिए महिलाओं को रखा है, जिसकी जिम्मेदारी हक हकूकदारी की होती है। तो इस बारी में काम क्या होता है? इस बारी में यही है, भोग प्रसाद हमने वहाँ पे देना है, भोग मंडी में, बस। तो उसको आप जो चावल है, दाल है, उसको पूरे साफ करके पूरी सफाई के साथ वहाँ भेजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तराखंड के चारों धाम में भी प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे मामले के बाद बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रसाद की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शुद्धता के लिए प्रसाद की जांच होना जरूरी है। वहीं मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है ताकि प्रसाद की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और धामों तथा मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता, प्रयोग में लाए जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। ऐसे तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम समाचार के चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सरकार तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्तरीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केरल में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है। उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। यानी प्रसाद की शुद्धता को लेकर देश भर में श्रद्धालु और मंदिर समितियां अलर्ट हो गई हैं। मगरमच्छ का जुलूस सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। एक गांव में लोगों ने मगरमच्छ का जुलूस निकाला है। ये हैरान करने वाली रिपोर्ट देखिए। देखिए इन तस्वीरों को। मगरमच्छ को पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। कुछ लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा, उसका मुंह बंद किया और फिर मानो पूरे गांव में जुलूस निकल गया। जो सामने आया वो मगरमच्छ को पकड़ने लगा। पहले हाथों से पकड़कर गांव में घुमाया गया, उसके बाद एक साइकिल लाई गई। मगरमच्छ को साइकिल पे रखा गया और फिर गांव में घुमाया जाने लगा। देखिए इन लोगों को, किसी बात का कोई डर नहीं है। बिना किसी खौफ के वो इस मगरमच्छ को लेकर घुमा रहे हैं।
ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने खतरनाक मगरमच्छ को काबू में करने के बाद रस्सी से बांध दिया। गांव के युवाओं ने मगरमच्छ को हाथ में लेकर कुछ दूरी का रास्ता पैदल भी तय किया। इसके बाद युवाओं ने मगरमच्छ को साइकिल पर रखकर पूरे गांव में बारात की तरह घुमा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर गांव वाले इस तरह से मगरमच्छ को लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों गांव वालों को इस मगरमच्छ को पकड़ने की जरूरत पड़ी? ये मामला झांसी की मोठ तहसील का है। यहाँ गांव की सड़क पर अचानक मगरमच्छ निकल आया। गांव वालों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। यहाँ तक कि मगरमच्छ का वीडियो भी अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया। जिसके बाद गांव वालों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ा। रस्सियों से मगरमच्छ को बांधा गया और उसे लेकर बेतवा नदी के पास ले जाया गया और फिर बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिसने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया। इसी तरह सीतापुर में भी मगरमच्छ सड़क पर दिखाई दिया। ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिसर्च मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान के डीएनए पर आधारित है, जिसमें ये दावा किया गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 40% हज़ारा जनजाति और दक्षिण एशिया के पुरुषों में चंगेज खान के अंश मिले हैं, लेकिन भारत में चंगेज खान का कोई वंशज नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बीएचयू की रिसर्च में हुआ खुलासा। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि रिसर्च मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान के डीएनए पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 40% हज़ारा जनजाति और दक्षिण एशिया के पुरुषों में चंगेज खान के अंश मिले। भारत में नहीं कोई चंगेज खान का वंशज। भारत में अभी तक की रिसर्च में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है, यानी भारत में चंगेज खान का कोई वंशज नहीं मिला है। बहुत बड़ा रीजन चंगेज खान था। अभी इंडिया के लगभग 12,000 सैंपल एनालाइज किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें एक भी सैंपल जो है वो चंगेज खान का जो हैप्लोटाइप है या चंगेज खान का जो वाई क्रोमोसोम है वो कैरी नहीं करता। और भी सैंपल्स जो कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, लगभग 5,000 सैंपल, उनकी एनालिसिस जारी है। पाकिस्तान की जनजाति से मैच हुआ डीएनए। मंगोलियन आक्रमणकारी चंगेज खान के डीएनए पर आधारित इस रिसर्च में 9 देशों के 25 वैज्ञानिक शामिल हैं, जिसमें 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। बड़ी बात यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के 3 वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे भी टीम में शामिल थे, जिन्होंने चंगेज खान के डीएनए पर रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चंगेज खान के डीएनए में पता चला है कि उसके डीएनए वाले लोग मुख्य तौर पर चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में रहने वाले। साथ ही पाकिस्तान के हज़ारा जनजाति के लोगों में डीएनए मिला है। ये डीएनए कब फैला, इसके लिए मॉलिक्यूलर क्लॉक की मदद दी गई। इनमें खास तरह के डीएनए के फैलने का समय 1200 ईस्वी के आसपास मिला है। फिलहाल पूरी रिपोर्ट में लद्दाख के 5000 लोगों के डीएनए सैंपल पर रिसर्च अभी जारी है। अगर हम देखें चंगेज खान का जो इतिहास है वो ये है कि वो सिंधु नदी तक उसने वो लगभग पहुंचा था। तो हज़ारा एक जनजाति है पाकिस्तान की, इसके लगभग 40 से 45% लोगों में ये वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये बड़ा अनयूजुअल फिनोमेना है कि चंगेज खान जो है वो हिस्ट्री में ही नहीं जेनेटिक्स में भी बहुत पॉपुलर है। 1.5 करोड़ लोगों में चंगेज खान का वाई क्रोमोसोम। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों में चंगेज खान का वाई क्रोमोसोम मिला है। वाई क्रोमोसोम पिता से बेटे में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के प्रत्येक 200वें इंसान में चंगेज खान का डीएनए है। हालांकि भारत में अभी तक चंगेज खान के वाई क्रोमोसोम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। चंगेज खान का डीएनए पूरे मिडिल ईस्ट में फैला। चंगेज खान ने करीब 800 साल पहले
पूर्वोत्तर एशियाई कबीलों समेत मिडिल ईस्ट और चीन के बड़े भूभाग पर हमला कर कब्जा किया था। चंगेज खान का मकसद अपने जैसे लोगों की आबादी बढ़ाना था। उसने हर युद्ध जीतने के बाद ऐसा ही किया। वो गांव-गांव जाकर पुरुषों का कत्ल कर देता था और महिलाओं से दुष्कर्म करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि चंगेज खान का डीएनए पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बरेली में 2 दबंगों ने युवक के साथ जबरदस्त मारपीट की है। लात, घूंसे और बेल्ट से पिटाई की है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समता हॉस्टल में रैगिंग का मामला सामने आया। सीनियर छात्रों पर जूनियर्स को डंडों से पीटने का आरोप है। पिटाई से नाराज छात्रों ने फीस वापस देने की अपील की। घटना सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 आरोपी छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। आपको बता दें, रैगिंग के दौरान जूनियर छात्रों की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। और बिजनौर के नसीरी इलाके में जंगल में गश्त पर जा रही वन विभाग की टीम के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। वन दरोगा ने आरोप लगाया कि बाइक पर सवार 2 लोगों ने उनकी सरकारी गाड़ी रोककर चाबी निकाल ली और उनके साथ अभद्रता की है। ये घटना देर रात की है जब वन विभाग का स्टाफ गश्त पर था। दरोगा के मुताबिक झलरी गांव जा रहे तभी नसीरी बारात घर के सामने बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी गाड़ी को रोका, गालियां दी, मारपीट की। आरोपियों ने गाड़ी की चाबी छीनकर दरोगा की वर्दी भी फाड़ दी है। चलो मत लो, यो हटा लो, जरा यो हटा लो, साइड में लगा लो, मोटरसाइकिल हटा लो, उनका ट्रैक्टर निकले। कुशीनगर पुलिस ने बच्चों और महिलाओं को बेचने वाले गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। शातिरों ने 6 महीने की बच्ची और उसकी मां को धोखाधड़ी से राजस्थान में 1 लाख रुपए में बेचा था। पुलिस तीनों अभियुक्तों को लेकर राजस्थान के अलवर गई और मौके से बच्ची और महिला को बरामद किया। आपको बता दें, कुशीनगर एसपी को जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने अपनी 6 महीने की बच्ची और पत्नी को बेचने की शिकायत की थी। एसपी ने भी इसे गंभीरता से लिया और सीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया। जनपद कुशीनगर में कोतवाली पडरौना में एक महिलाओं एवं बच्चों को एक बेचने वाले गैंग को बस्ट किया गया है। इसमें जो है टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को एवं बच्चे को बेच दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल मेरे द्वारा सीओ सदर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था एवं इसमें जो महिला है जिसको की शादी के नाम पर राजस्थान में बेच दिया गया था, उस महिला की सकुशल रिकवरी की गई है। और आगरा में आज जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण विग्रह दबे होने के बाद की सुनवाई हुई है। सुनवाई में एएसआई ने अपना जवाब देने के लिए वक्त मांगा, जिस पर अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी। दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर लाई गई मूर्तियां दबाई गई हैं। इसी को लेकर वाद दाखिल है। देखिए, अब तक 2 बार जो है नोटिस प्रतिवादी गणों को भेजा गया, लेकिन प्रतिवादी गणों में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज पहली बार जो है एएसआई की तरफ से प्रतिवादी गण उपस्थित हुए और उन्होंने एप्लीकेशन लगा करके एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया है कोर्ट में। तो भव्या श्रीवास्तव जी माननीय न्यायाधीश हैं जिनकी अदालत में ये सुनवाई चल रही है। तो अभी फिलहाल उन्होंने समय मांगा है जवाब प्रस्तुत करने के लिए और हम लोगों ने भी न्यायाधीश महोदय से माननीय अधिवक्ता महोदय के द्वारा ये निवेदन किया है कि जितनी जल्दी शीघ्र हो सकता है इस मामले की सुनवाई करके सर्वे कराया जाए, क्योंकि सर्वे होना बहुत जरूरी है।